Hi guys, this is Shubhangi and welcome to Literaturer. In today's video, we are going to cover Our Casuarina Tree, written beautifully by Toru Dutt. हम लोग लाइन बाय लाइन सारी समरी एंड एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, थीम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, थीम, पोएटिक मीटर सारी चीजों को मेंशन कर दूंगी. तो पोएम खत्म होने के बाद प्लीज जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप एक बार चेक कर लीजिएगा. अलॉन्ग विद दैट, आपको जो नेक्स्ट कंटेंट चाहिए आप उसके लिए प्लीज नीचे कमेंट करिएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस क्विकली बिगिन विद आवर कैजुआरिना ट्री बाय तोरू दत्त. This is Shubhangi and welcome to Literaturer. Today we are going to see the easiest explanation of Our Casuarina Tree, which is written by Toru Dutt. So let us quickly begin with the video. Our Casuarina Tree. That is the title of this poetry. It's a beautiful poetry which is written in 5 stanzas total and it was published in 1881. 1881 में जब ये पब्लिश हुआ था तब ये एक कलेक्शन में पब्लिश हुआ था. उस कलेक्शन का नाम था एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान. दिस पोएट्री इज रिटन बाय तोरू दत्त, हु वाज अ वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी टैलेंटेड पोएटेस. शी न्यू मैनी लैंग्वेजेस. उनको फ्रेंच आता था, हिंदी, इंग्लिश, सब, बंगाली, सब में उनकी कमांड बहुत अच्छी थी. एंड शी डाइड at a very early age. That is the saddest part of her biography. अगर वो ज्यादा लंबे समय तक होती तो शायद वो विलियम वर्ड्सवर्थ के भी रेनोन से भी ज्यादा वो फेमस होती. वो शायद इंडिया की बेस्ट पोएटेस होती उस टाइम की एंड इवन अभी भी, बिकॉज शी हैज रिटन अ वंडरफुल मास्टरपीस, अवर कैजुआरिना ट्री. आप सोच रहे होगे ये कैजुआरिना क्या है? ये ट्री का नाम है. ये शायद ट्री आपने अपने आसपास काफी बार देखा होगा. एंड बिफोर वी बिगिन विद दिस पोएट्री आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कि ये पोएट्री का मेजर थीम मेमोरी, लॉस और ये सारी चीजों को डिपिक्ट करता है. एंड इस टाइटल में जो अवर है ये डिपिक्ट करता है इसके सिबलिंग्स को. सिबलिंग्स मतलब हमारे जो सगे भाई बहन होते हैं उसे हम सिबलिंग्स कहते हैं. और तोरू दत्त के जो सगे भाई बहन थे अब्जू एंड अरू, उनकी याद में उन्होंने इस पोएट्री को कंपोज किया है. उन्होंने बताया है फर्स्ट वर्ड ही उन्होंने पर्सनल प्रोनाउन लिया है. तो यहाँ पे वो एक प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन ले रही हैं अवर, जहाँ पे वो बोल रही हैं खुद को और अपने अब्जू और अरू को. लेट अस सी द पोएट्री नाउ. ये पोएट्री जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 5 स्टैंजास हैं जिसमें 8 लाइंस ऑक्टेव हैं एंड 4 लाइंस के क्वार्ट्रेन्स हैं. तो टोटल एक स्टैंजा में कितने हुए? 8 + 4 11. राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएट्री इज A B B A C D D C E E E. ये हम लोग अभी पोएट्री पढ़ेंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लो. दिस केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द पोएम्स इमोशनल जर्नी. ये पोएम क्या है? इमोशनल जर्नी है, मेमोरी की, लॉस की और ट्रिब्यूट करती है ये अपने सिबलिंग्स को. ये ट्री जो है यहाँ पे ये हमको नॉस्टैल्जिया और लॉन्गिंग को सपोर्ट करता है. कैजुआरिना ट्री एज अ सिंबल अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जैसे डील किया है थीम इस पोएट्री का मेन है नॉस्टैल्जिया, मतलब यादें, पुरानी यादों के बारे में वो बात कर रही हैं. और मेमोरी मतलब आपको पता है कि वो बार बार उस मेमोरी को रिकॉल कर करके वहीं उसी हैप्पियर टाइम में, पास्ट में वो पहुंच जा रही हैं. एंड सेकंड थीम है यहाँ का कनेक्शन टू लव्ड वंस. ये इनके लव्ड वंस कौन है? जैसे आपने सही गैस कर लिया, सिबलिंग्स है उनके, अब्जू एंड अरू. और यहाँ के कैजुआरिना ट्री हमको डिपिक्ट करता है पैसेज ऑफ टाइम की, कैसे इतना साल बीत गया है लेकिन फिर भी वो पेड़ आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ तोरू दत्त. मूविंग अहेड, नेक्स्ट थीम इज होम एंड हेरिटेज. ये ट्री जो है ये सिर्फ ट्री नहीं है बट ये एक फेमिलियर फीलिंग है होम एंड कंफर्ट की. जब वो ट्री को देखती है तब उसको ऐसा लगता है कि वो घर में है, वो सेफ प्लेस में है. और वो ट्री उसके लिए एक फैमिली हेरिटेज बन चुका है बिकॉज ऑफ हर मेमोरीज एसोसिएटेड विद हर सिबलिंग्स. मूविंग अहेड टू द फाइनल सिंबल दैट इज होप फॉर इमॉर्टैलिटी. ये जो ट्री है ये हमको होप देती है कि जैसे ये ट्री सालों साल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और एकदम इनॉर्मस स्टेडी ये खड़ा है, वैसे ही तोरू दत्त और उसका जो स्पिरिट है फॉर हर सिबलिंग्स वो हमेशा ऐसा ही बना रहे, इमॉर्टल रहे.
मूविंग अहेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएट्री, पहला स्टैंजा पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले स्टैंजा में आप देख सकते हैं ये ट्री के मेजेस्टी के बारे में बात कर रही है, द ट्रीज मेजेस्टी। फर्स्ट स्टैंजा पूरा ये हमको यही बता रहा है कि ये ट्री कितना ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया, कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन, हमको ये जो पोएट्री है ये बिगिन हो रही है और ये एक सिमिली से बिगिन हो रही है, जहाँ पे वो लाइक वर्ड को यूज कर रही है। सिमिली बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लाइक एज। ये सारे वर्ड्स जब आपको दिख जाते हैं लाइक एज एटसेट्रा, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सिमिली यूज हो रहा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक अ ह्यूज पाइथन। वो बोल रही है कि पाइथन जैसे चीजों को जकड़ लेता है, वैसे ही ये जो ट्री है इसके ब्रांचेस, इसके ट्रंक आपस में ऐसे जकड़े हुए हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स ये ट्री कितना ज्यादा आपस में इंटरमिंगल्ड है, ये आप समझ सकते हैं। और इस ट्री में आप ये भी देख सकते हैं कि इसके इतने ज्यादा डेप्थ में, इतना ज्यादा ये जकड़ा हुआ है कि उसके जो ट्रंक है उसमें एक डीप स्कार आ चुका है, उसमें एक गहरा मार्क आ चुका है, एक घाव आ चुका है। और ये ट्री कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल आसमान को छू रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो तारों को छू रहा है। इतना लंबा ये ट्री है, इतना वास्ट ये ट्री है, इट इज सो ह्यूज। शी इज टेलिंग अस कि वो समिट मतलब कि अपनी शिखर तक, अपनी चोटी तक, अपने मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच चुका है, जैसे कि ये स्टार को टच कर रहा है। ये जहां तक जा रहा है वहां तक ये इस ट्री में एक क्रीपर है। क्रीपर जो है वो क्लाइंब कर रहा है, मतलब कि एक वो श्रब जो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में, ये सारे क्रीपर जैसे उसको जकड़े हुए हैं और ये क्रीपर भी इसके साथ साथ उतनी ऊंचाई तक जा रहे हैं। और अगर ये कैजुरीना ट्री, अगर ये बोलती है कि ये मेरी कैजुरीना ट्री अगर नहीं होती, कोई अदर ट्री होती, तो शायद वो सरवाइव नहीं कर पाती, उसके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता। कोई भी अदर ट्री होती तो शायद वो गिव अप कर देती, क्योंकि इतना ज्यादा सफोकेशन, इतना ज्यादा बॉन्डेज के साथ वो वहां पे जी रही है, इतनी ज्यादा जकड़न में वो अपना लाइफ गुजार रही है। तो शायद कोई और ट्री होती तो वो अब तक गिव अप कर दी होती, बट नो, दिस इज आवर कैजुरीना ट्री। She says that this our कैजुरीना ट्री, she is saying that ये एकदम ग्रैंडियर के साथ, एकदम ज्यादा इजी तरीके से एक जायंट स्कार्फ की तरह उसे पहनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको कितने सारे क्रीपर ने जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ट्री क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुली ये बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस ट्री में जितने फ्लावर्स ऐसे हैंग हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक क्रिम्सन क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि एक ब्यूटीफुल रेड टिंट का एक गुच्छा बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उस ट्री का ओरिजिनल कलर ही फ्लावर के कलर से बन चुका है, क्रिम्सन कलर बन चुका है, ऐसा लग रहा है। वो बोलती हैं कि इस ट्री के ऊंचाइयों तक के, जहां तक कि आप देख रहे हो, वहां तक के आपको बर्ड्स और बीज नजर आ रहे हैं। एंड ऑफन एट नाइट, रात के वक्त में गार्डन ऐसा लगता है कि इस ट्री के होने से उसके आसपास का एरिया भी ब्यूटीफुल हो जा रहा है, वो ओवरफ्लो हो रहा है ब्यूटी से। एंड वो बोलती है कि आसपास में एक स्वीट सा सॉन्ग कोई गा रहा है। ऐसा लगता है कि एक स्वीट सा सॉन्ग हमेशा, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे बीज हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे इतनी सारी लाइफ जहाँ पे है, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी होगी। जहाँ इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, जहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी है, वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बहुत स्वीट सा सॉन्ग आपको सुनाई देता है। तो ये जो स्वीट सॉन्ग उसको सुनाई दे रहा है, वो कहती है कि ये डार्कलिंग जो है ये सिंग कर रहे हैं। ठीक है, डार्कलिंग यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जैसे बता रही हैं कि ये नाइट का समय है, तो ये डार्कलिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब रात जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे ये स्वीट सॉन्ग जो है वो और ज्यादा गहरा होते जाता है। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि जो इंसेक्ट आसपास होते हैं, बीटल का भी एक कैटेगरी होता है, डार्कलिंग बीटल कहते हैं, शायद उसके भी सॉन्ग को ये मेंशन कर रही हैं। और वो बोल रही हैं कि ये वो वक्त है जहाँ पे इंसान सो रहा है, लेकिन ये ट्री इतने सारे लोगों को लाइफ दे करके जाग रही है। आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा अगर आपको क्लियर है तो यहाँ के फिगर्स ऑफ स्पीच में आप सिमिली देख सकते हैं, मेटाफर देख सकते हैं और पर्सोनिफिकेशन देख सकते हैं। मेटाफर आया है इस लाइन में, द जायंट वियर्स द स्कार्फ। मेटाफर मतलब क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज। जब हम ये वर्ड्स लाइक या एज वर्ड यूज कर दिए तो वो सिमिली हो जाएगा, जब हमने नहीं यूज किया तो वो मेटाफर हो जाएगा।
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ट्री को हम बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ट्री ने पहना हुआ है स्कार्फ को। ट्री खुद से कोई चीज को पहन सकती है क्या? नहीं, बट हम ये कह रहे हैं कि ट्री ऐसा लग रहा है कि उसने पहना हुआ है। दैट मीन्स हम उसको एक ह्यूमन इमोशन दे रहे हैं पहनने का, ओढ़ने का। सो दैट इज वाई ये पर्सोनिफिकेशन होता है। मूविंग अहेड टू सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा के लाइंस में आ जाते हैं। व्हेन फर्स्ट माय केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन, वो बोलती है कि जब मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपने विंडो को यूं ढकेल करके खोलती हूँ, तब मैं सबसे पहले कैजुरीना ट्री को ही सुबह उठ करके देखती हूँ। जैसे ही मैं पहला साइड कैजुरीना ट्री का देखती हूँ, तब मेरी आंखों को क्या मिल जाता है? डिलाइटफुलनेस मिल जाता है। वो बोलती है मेरी आईज को एक ठंडक मिल जाती है, मैं डिलाइटेड हो जाती हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाना उस वक्त से शुरू हो जाता है। वो बोलती है कि काफी बार विंटर के मौसम में वहां पे ग्रे कलर का बबून जो है वो वहां पे अकेले आके बैठता है। और वो कहाँ पे बैठता है? ऊपर में बैठता है। और वो क्या देख रहा होता है? सनराइज देख रहा होता है। जबकि उस बबून के नीचे तरफ में, मतलब कि वो ऊपर कैजुरीना ट्री के ऊपर की तरफ पे बैठा हुआ है, नीचे के ब्रांचेस में आप देखोगे कि उसके ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब उसके छोटे छोटे बेबी बबून्स जो हैं, वो वहां पे लीप एंड प्ले कर रहे होते हैं, मतलब खेल रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, जहाँ पे वो बता रही है कि ये जो बबून है, उन्होंने जस्ट हमको बताया कि वो विंडो को ओपन कर रही हैं, तो केसमेंट को वो ओपन कर रही हैं। जब वो ये इस केसमेंट को ओपन कर रही हैं और कैजुरीना ट्री को देख रही हैं, इमीडिएटली बाद वो बता रही हैं कि बबून जो है वो सनराइज को देख रहा है। तो उसको जितना ठंडक मिल रहा है उसकी आंखों को कैजुरीना ट्री को देख के, वैसे ही इस ग्रे बबून को मिल रहा है सनराइज को देख करके। वो यहाँ पे अपने आप को बबून के साथ थोड़ा सा पैरेलल कर रही है, एक साथ पैरेलल कर रही है। वो बता रही है कि जैसे ये ऊपर में बैठ करके देख रहा है सनराइज को और नीचे इसके बच्चे खेल रहे हैं, वैसे ही वो बोल रही है कि ये बैठ करके विंडो में देख रही है कैजुरीना ट्री को, बट इसके दिल में इसके भाई और बहन की याद बसी हुई है। She says that far and near कोकिलाज हेल द डे, मतलब कि उसके आसपास, उस कैजुरीना ट्री के आसपास पूरे टाइम कोकिला जो बर्ड है वो हमेशा एक स्वीट सा सॉन्ग या एक हमिंग करते रहती है, जिससे हमेशा वहाँ के आसपास एक चहल पहल बना रहता है। और वो बताती हैं कि वहाँ के आसपास सुबह का ये जो वक्त है, डॉन का ये समय है, जहाँ पे सुबह हो चुका है, अंधेरा जा चुका है, बट सनराइज नहीं हुआ है, उजाला आ चुका है। वो बताती हैं उस वक्त में उस वहाँ के आसपास से पैस्चर्स जा रहे हैं, मतलब कि गाय को चराने वाले लोग गाय स्लीपी काउस के साथ में जा रहे हैं। ठीक है, स्लीपी काउस भी बहुत स्लीपी हैं क्योंकि ये एकदम सुबह सुबह का समय है। और वो बता रही हैं कि शैडो में ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट बाय दैट फोर ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग। ठीक है, वहां के आसपास में आपको क्या देखने को मिल रहा है? टैंक। टैंक यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि एक छोटा सा पॉन्ड, एक छोटा सा वाटर बॉडी उस ट्री के पास में है, और वहां पे आपको बहुत ब्यूटीफुल से वाटर लिलीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाटर लिलीज आपको पता है कि ये एक फ्लावर होता है। यहाँ पे इमेजरी आपको आई है ग्रे बबून की, प्लेफुल ऑफस्प्रिंग की और वाटर लिलीज की। आपको साथ में स्लीपी आउल्स की भी आई है इमेजरी, तो ये सारी इमेजरी को आप भूलिएगा मत। Moving ahead to the third stanza, which is a personal connection. Personal connection इस third stanza में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो बता रही हैं, but not because of its magnificence। वो बता रही हैं अपना रीजन, वो क्यों इस ट्री को अपना इतना मान रही है, वो क्यों इस ट्री को इतना ज्यादा ग्रैंड बता रही हैं। वो बोल रही हैं कि ये ट्री इतना मैग्निफिसेंट है, इतना वास्ट है, इतना बढ़िया है, इसलिए मैं इसे प्यार करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो बोलती है कि नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज द कैजुरीना टू माई सोल। नो नो नो, वो बोलती है क्योंकि वो इसलिए डियर है क्योंकि इसके नीचे, बीनीथ दिस ट्री, इस ट्री के ही नीचे में इसने अपना पूरा बचपना गुजारा है। ये ट्री सिर्फ ट्री नहीं है, लेकिन इसके लिए एक कंप्लीट मेमोरी है, इसके लिए इमोशनल कोर है, इसका एक फैमिली है, इसके लिए वो सब कुछ है। वो बोलती है कि इस ट्री में इसने अपना पूरा बचपना गुजारा है, ईयर्स इसने अपने पूरे बचपन के रोल किए हैं यहाँ पे। वो बोलती है ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विथ लव इंटेंस। वो बोल रही है कि स्वीट कंपेनियंस, मतलब ये स्वीट कंपेनियंस उसके भाई और बहन, जिन्हें वो इतना चाहती थी, वो जितना एक इंसान को चाह सकती है उससे भी ज्यादा अपने भाई बहन को प्यार करती थी। और वो बोलती है कि उनकी खातिर ये ट्री उसके लिए हमेशा डियर रहेगा, क्योंकि ये जब भी उस ट्री को देखती है उसे लगता है कि वो अपने भाई और बहन के थोड़े और पास आ गई है। उसके भाई और बहन को वो इतना क्यों याद कर रही है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज बिकॉज उसके दोनों जो सिबलिंग्स हैं, अब्जू एंड अरू, वो अब उसके साथ नहीं है। दे हैव पास्ड अवे
सैडली अभी हम लोग पोएट्री में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो और क्या बताती हैं उनके बारे में। Blend with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes। वो बोलती हैं कि वो तब तक उनको याद करती हैं, तब तक ये उस कैजुरीना ट्री को देख करके अपना बचपन अपनी आंखों के सामने में खिलखिलाता हुआ देखते रहती हैं, जब तक उनकी मेमोरी में हॉट टीयर्स इतने भर जाते हैं कि उनके आईज बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। वो बोलती हैं कि जब तक कि उनकी आंख दर्द नहीं दे देती, चुभ नहीं जाता, तब तक कि वो रोते हुए तक के अपने भाई बहन को याद करती हैं। वो बोलती है कि जब वो इतना ज्यादा गहराई से उनको याद कर रही होती हैं, तब उनको एक स्ट्रेंज सा, एक काफी मोनफुल सा एक साउंड सुनाई देता है, मरमर सुनाई देता है, फुसफुसाहट सुनाई देती है। और वो बोलती हैं कि ये ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि सी जो है वो ब्रेक हो रहा है शिंगल बीच में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये पानी का लहर रेत में हो रहा है, नहीं, आपको रेत इमेजिन नहीं करना है। शिंगल बीच मतलब कि क्या, पत्थर का आपको बीच इमेजिन करना है। उस पत्थर के बीच में जब आप वहां पे अगर लहर सुनोगे तो आपको बहुत अजीब सा एक साउंड सुनाई देगा, विच विल बी लिटिल डिस्टर्बिंग ऑल्सो। वो थोड़ा क्योंकि पत्थर के आपस के टकराने की जो आवाज आपको सुनाई देगी वो आपको थोड़ा सा चुभेगी, बहुत ज्यादा मेलोडियस नहीं होगा, वो आपको चुभेगा आवाज। तो वो बोलती है कि ऐसा काइंड ऑफ एक चुभने वाला एक आवाज उनको सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो बोलती है कि उनके साथ अगर वो जब इतने आंसू रो रही हैं, हॉट टीयर्स जब तक के उनके निकल रहे हैं, तब तक वो अपने भाई बहन को याद कर रही हैं, तो उनके साथ साथ ये ट्री भी उनको याद करके लेमेंट कर रहा है, मतलब दुखी हो रहा है। वो बोलती हैं कि एक अजीब खोखला सा एक स्पीच सा उनको नजर आ रहा होता है, एक काफी डिसकंटेंट सा उनको एक स्पीच सुनाई दे रहा होता है, जो कि इतना ज्यादा डेप्थ में होता है, इतना ज्यादा गहराई होता है उस आवाज में, उस पीड़ा में, उस तपन में, कि वो कितने भी ज्यादा दूर चली जाएं, चाहे वो फ्रांस में भी चली जाएं, इवन वहां तक कि उनको इस ट्री के लेमेंट का महसूस हो जाता है आवाज। Moving ahead to the fourth stanza, which is the second last stanza, which says memory across distance। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्री का लेमेंट है वो कैसा है, ये ट्री जितना ज्यादा बिलक करके याद कर रहा है उन लोगों को, वो इतना ज्यादा इंटेंस है कि वो इतना दूर का फासला भी तय कर ले रहा है, कि वो उतना दूर रह करके भी उस ट्री के लेमेंट को महसूस कर पाती हैं। इसीलिए वो बोलती हैं कि वो जो प्लेस है वो अननोन है। वो बोलती हैं कि ये स्पीच शायद वहां से आ रही है जहां पे दैट हैप्पीली टू अननोन लैंड मे रीच। वो बोलती है कि ये जो लेमेंट है ट्री का और मेरा, ये दोनों का लेमेंट मिला दें अगर, तो ये इतना ज्यादा प्योर फीलिंग है कि ये शायद उस लैंड तक पहुंच सके जहां पे उसके भाई और बहन पहुंच चुके हैं। वो बोलती हैं कि ये वो लैंड अननोन है, वो पता नहीं उन्हें कि वो कहाँ है, वो इस यहाँ पे है, आसपास हैं, या कितनी दूर चले गए हैं, धरती से कितना दूर जा चुके हैं, ये उनको नहीं पता। वो बोलती हैं ये भले वो अननोन लैंड में है, वो बोलती है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि उन लोग मेरे आसपास हैं। इसीलिए वो बोलती है कि वो अननोन होकर के भी वेल नोन है, बिकॉज उसका फेथ है वहां पे, आई ऑफ फेथ तोरू दत्त ने वहां पे लगाया हुआ है। वो बोलती है दैट आई हैव heard that wail far far a wail in distant lands। वो बोलती है कि ये जो लेमेंट है उसको उन्होंने काफी ज्यादा डिस्टेंस में भी सुना है, जब वो बहुत ज्यादा दूर रही हैं तब भी उन्होंने इस चीज को सुना है, जब वो फ्रांस इटली जैसी जगह में थी तब भी उन्होंने इस चीज को सुना है। अर्थ lay tranced in the dreamless swoon and every time the music rose before my inner vision rose a form sublime thy form O tree। वो बोलती हैं कि जब भी वो ऐसे स्टेट में रहती हैं, जब वो ट्रांस्ड मतलब एक बेहोशी मदहोशी के हालत में रहती हैं, जब वो एक ड्रीमलेस सिचुएशन में होती हैं, लेकिन बहुत अनकॉन्शियस वे में वो रहती हैं, तब उनके मन में जो म्यूजिक आता है और हमेशा उनको ये म्यूजिक जो है वो सबलाइम का आता है, मतलब एक ग्रैंडियर का आता है, और वो म्यूजिक होता है इस ट्री के लिए। उनके मन से अगर एक आवाज आती है तो वो हमेशा आती है इस ट्री के लिए, क्योंकि वो बोलती है कि ये ट्री उनके लिए सिर्फ ट्री नहीं है, बट उसके भाई और बहन की यादें हैं। वो बोलती हैं कि जब उन्होंने इस ट्री के साथ जो वक्त बिताया है अपने प्राइमल स्टेट में, मतलब अपने लाइफ के बहुत प्राइम टाइम में, अपने लाइफ के बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स में उन्होंने इस ट्री के साथ जो वक्त बिताया है अपने भाई बहनों के साथ, उस वक्त को ये याद करके इस ट्री को बहुत ज्यादा मिस करती हैं जब वो दूर होती हैं तब। और इस पूरे स्टैंजा का थीम यही है कि भले ही कितना भी डिस्टेंस हो, बट जब तोरू दत्त अगर उनको मन से इस ट्री को इतना ज्यादा याद कर रही हैं, तो वो इस ट्री से ज्यादा दूर नहीं है। लाइकवाइज भले ही वो अपने भाई बहन से फिजिकली दूर हैं, बट स्पिरिचुअली शी इज टुगेदर विद देम।
Fifth and the final stanza is a tribute that suggests the immortality of this tree. ये एक ट्रिब्यूट देना चाहती हैं। फाइनल स्टैंजा पे हम आ गए हैं, जहाँ पे तोरू दत्त का प्राइम फोकस इस पोएट्री को लिखने का जो है वो वहां पे हम पहुंच गए हैं। वो ये था कि वो इस पेड़ को एक ट्रिब्यूट देना चाहती थी, वो इस पेड़ को अमर करना चाहती थी, इमॉर्टल करना चाहती थी, क्योंकि वो इस पोएट्री के जरिए वो चाहती थी कि कभी भी उनके भाई और बहनों को ना भूला जाए इस संसार से, क्योंकि वो अपने भाई बहन को इतना ज्यादा चाहती थी। और लाइकवाइज वो इस ट्री को भी इतना ज्यादा चाहती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि जैसे वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को इमॉर्टल कर दिया अपनी पोएट्री के जरिए, वैसे ही वो कैजुरिना ट्री को इमॉर्टल कर दें अपनी पोएट्री के जरिए। दैट वाज हर इंटेंशन। मूविंग अहेड टू द फाइनल स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, Therefore I vain would consecrate a lay unto thy honor। वो बोलती है इसीलिए मैं शायद ये भरोसा रखती हूँ कि मैं तुमको एक ऑनर प्रोवाइड कर सकूं, एक ऑनर दे सकूं। वो बोलती है कि ये ट्री जो है ये बिलवेड है मुझे, लेकिन वो बोलती है ये ट्री मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, बिलवेड है, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा बिलवेड उन लोगों से है जो अब यहाँ पे नहीं है। वो बोलती है कि उनके याद में, वो बोलती है कि वो जो लोग हैं जो ब्लेस्ड हो चुके हैं और फॉरएवर स्लीप हो चुके हैं, इसीलिए वो रिपोज में है। रिपोज मतलब कि रेस्ट के मोड में है उन लोग अभी। तो वो बोलती है कि ये जो ब्लेस्ड लोग हैं, उनके भाई और बहन अब्जू एंड अरु, वो बोलती है जो कि नींद के अवस्था में है और जो अभी रेस्ट कर रहे हैं, वो बोलती है कि वो मेरी खुद के जीवन से भी ज्यादा मुझे प्यारे थे। वो बोलती है कि अगर आप मुझे मेरा जीवन मांगो या मेरे भाई बहन, तो मैं कहूंगी आप मेरा जीवन ले लो, पर मुझसे मेरे भाई बहन मत लो। लेकिन वो बोलती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, जब जिसका वक्त होता है तब उसे जाना पड़ता है। इसीलिए वो बोलती है अलास वर्दे। ठीक है, वो बोलती है कि चाहती हूँ मैं ऐसा कि ये पेड़ जो है मेरी यादों के साथ और उनकी यादों के साथ हमेशा अमर रहे। वो बोलती है कि मेस्ट दाउ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन। वो बोलती है कि भले मैं इस धरती से चले जाऊं, पर कैजुरिना ट्री तुम मत जाना, क्योंकि तुम हम तीनों की मेमोरी के एक मास्टरपीस रहोगे, तुम हम तीनों की मेमोरी के एक लाइव उदाहरण रहोगे। वो बोलती हैं कि जैसे डेथलेस ट्रीज होते हैं जो कभी मरते नहीं हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं जैसे यू ट्रीज होते हैं। बोरोडेल में, इंग्लैंड में एक प्लेस है पर्टिकुलर, जहाँ पे उस प्लेस में बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि काफी सालों से हैं, और उनको हम डेथलेस ट्रीज कहते हैं कि वो अमर पेड़ हैं, कभी वो धरती से जाएंगे नहीं। वो बोलती हैं जैसे वो कभी नहीं जाएंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के कैजुरिना ट्री तुम भी कभी यहाँ से मत जाना। वो बोलती है कि क्योंकि उस ट्री के नीचे वो बोलती है कि उस बोरोडेल ट्री के आसपास फियर, ट्रेमलिंग होप, डेथ, स्केलेटन, टाइम, शैडो, ये सारी चीजें भले आए, पर तुम तक ये चीजें नहीं आनी चाहिए। वो बोलती हैं कि भले ही मेरे वर्स मतलब मेरी ये पोइट्री शायद वीक हो सकती है, शायद मैंने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, शायद मैं कोई बहुत बड़ी पोइटेस नहीं हूँ जिसने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें डिस्क्राइब किया है। इसीलिए वो बोलती हैं कि मेरे जो वर्स है, मतलब मेरी जो लिखावट है, मेरा जो ये लेखन है, वो शायद छोटा पड़ जाए तुम्हारी ब्यूटी के सामने। तुम जितने ब्यूटीफुल हो उतना ये वर्ड्स में कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ऐसी ये बात कहती हैं। वो बोलती हैं कि May love defend thee from oblivion curse। मतलब कि वो बोलती हैं कि मैं ये आशा करती हूँ कि तुम हमेशा के लिए अमर रहो और तुम ये लाइफ और डेथ के इस चंगुल से हमेशा परे रहो। That is the central theme of immortality, protection, consecration and memory loss। ये सारा थीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस पोयम की अगर लेगेसी की हम बात करें, ये पोयम क्यों इतना फेमस है अगर हम ये बात करें, दैट इज बिकॉज ऑफ द पर्सनल मेमोरी। आप देखेंगे कि ये कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है, अपने पर्सनल मेमोरी को एसोसिएट करते हुए अपने बिलवेड सिबलिंग्स के साथ में। इस ट्री में इमॉर्टैलिटी आपको डिपिक्ट हुई है, जो कि आर्ट के थ्रू हम इस पोएम में देखते हैं। हमने काफी बार इस पोएम में ये थीम देखा है इमॉर्टैलिटी का। देन वी हैव सीन नेचुरल ब्यूटी, कैसे ये जो ट्री है ये इतना ज्यादा पाइथन की तरह जकड़े हुए रहने के बाद में भी, ये इतना ज्यादा स्कार रहने के बाद में भी ये ट्री कितना आउटशाइन कर रहा है कि पोएटेस खुद कहती हैं लास्ट लाइंस में कि उनके वर्ड्स कम पड़ गए इस ट्री की ब्यूटी के आगे। सो दैट इज व्हाई वी सी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। देन वी सी ट्रांसेंडिंग डिस्टेंस, मतलब कि ये जो पेड़ है अगर वो इतना डिटरमाइंड है कि उसकी एक पुकार भी, एक आवाज भी उसको फ्रांस तक, इटली तक सुनाई देती है, उसको इतना बॉर्डर्स
को लांघ करके भी उसकी आवाज वहां तक जाती है. That means we see transcending distance. With this, we come to the end of our explanation. I hope you like the video, and I am mentioning all the necessary word meanings in the description box. अब please check कर लेना, मैं पूरा explanation, word meanings और analysis सब कुछ नीचे description box में mention कर दूंगी. Do not forget to follow to the channel, like, comment and share, and subscribe also. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इस पोएम के राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई ई. मतलब कि ए मतलब राउंड और बाउंड राइम होते हैं, एक जैसे सुनाई देते हैं. वैसे ही स्कार्स और स्टार्स, वैसे ही सी जहाँ जहाँ पे है गैलेंटली, और बी वैसे ही हंग अमंग. लाइकवाइज ओवरफ्लोज क्लोज रिपोज. मतलब कि ये हमारा राइमिंग स्कीम हो गया. पूरे पोइट्री में 5 स्टैंजास में सेम राइमिंग स्कीम फॉलो होती है.